नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी डिक्टेटर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और ये विषय कि मोदी डिक्टेटर है कि नहीं है चर्चा में आया है। जर्मनी में एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम है ध्रुव राठी। उसने एक वीडियो बनाया है और उसके वीडियो को भारत में 1 मिलियन अर्थात 10 लाख व्यू मिला है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग उसको देख रहे हैं। इसको देख कौन रहे हैं? इसको देख रहे हैं कांग्रेस और विपक्ष में जो लोग भी हैं, वो सबके सब इसको जो है बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार समझ रहे हैं। और चूंकि ध्रुव राठी ने घोषणा कर दी कि मोदी डिक्टेटर है, तो इन लोगों ने मान लिया कि मोदी डिक्टेटर है। अब एक ज्ञानी आदमी कह रहा है, जर्मनी में वो रहता है, तो वो जो भी बात कहेगा, गोरे देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे यहाँ का भूरा ही चला जाए गोरों के देश में, तो उसकी बात तो मानना जरूरी है। लोग दनादन ट्वीट कर रहे हैं, कहा कि बस राठी ने पोल खोल दी, मास्टर स्ट्रोक लग गया। जो आजकल समाचार माध्यमों में जिन शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जाता है, जम के हो रहा है। जैसे ये जो है ध्रुव राठी कोई व्यक्ति नहीं हुआ, जैसे ये भगवान हो, ये गॉस्पल ट्रूथ है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा ध्रुव राठी का ही विश्लेषण किया जाए, उसके वीडियो का विश्लेषण किया जाए। उसने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो सिद्ध करने की कोशिश किया है कि मोदी डिक्टेटर है। तो थोड़ा हम लोग भी उसका विश्लेषण करें कि भाई वाकई मोदी डिक्टेटर है क्या। उसने कहा है कि अगर 2024 में मोदी अगर चुनाव जीत जाता है, तीसरी बार चुनाव जीत जाता है, जो यहाँ के विपक्षी पार्टियां भी कहती है, तो बस समझ लो कि यहाँ का लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र यहाँ पे पूरा खत्म हो जाएगा और जो मोदी का डिक्टेटरशिप है, अभी थोड़ा ढका छुपा है, वो पूर्ण रूप से उभर करके सामने आ जाएगा। ध्रुव राठी ये भूल गया कि कांग्रेस पार्टी लगातार 5 बार, दोस्तों ठीक से सुनिए, 5 बार लोकसभा का चुनाव जीती। तो क्या कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे वो डिक्टेटर बन गए थे? नहीं, बस सिर्फ 2 साल 75 से 77 के अगर समय को, अगर वर्ष को आप हटा दें, जब इंदिरा गांधी जो है देश में इमरजेंसी लागू की थी, उसके बाद ना तो ये हिमाकत किसी भी प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी की बात करने की कोशिश की, और ना उससे पहले शास्त्री या नेहरू ने कभी ये कोशिश की थी। तो इंदिरा गांधी को डिक्टेटर अगर किसी प्रधानमंत्री को भारत में डिक्टेटर कहना, तो आप इंदिरा गांधी को कह सकते हैं, लेकिन मैं उनको भी नहीं कहूंगा। हालांकि उनकी अपनी व्यक्तिगत मजबूरी थी, उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया था, इसलिए उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाया था और उसको सराहा नहीं जा सकता है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि हम इंदिरा गांधी को डिक्टेटर कह दें कि इंदिरा गांधी डिक्टेटर थी? नहीं साहब, वो डिक्टेटर नहीं थी, क्योंकि वो कभी भी सत्ता में शक्ति के बल पर या सैनिकों के बल पर या विद्रोह करवा करके उसने सत्ता हासिल नहीं की थी। वो हमेशा ही चुनकर आई थी, वो हमेशा ही चुनाव में जाती थी। कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाती थी और चुनाव जीत करके आती थी, तब वो प्रधानमंत्री बनती थी। उनके पीछे न सिर्फ देश का बहुमत था, साथ ही जो उनके दल के अन्य सांसद हुआ करते थे, अन्य नेता हुआ करते थे, उन सबका भी समर्थन उनके पीछे हुआ करता था। अब जो व्यक्ति चुनाव के माध्यम से देश की सत्ता को संभाले, उसको आप डिक्टेटर कैसे कह सकते हैं? वो डिक्टेटर तो हो नहीं सकता है। और वो तभी ये कहा जा सकता है कि वो डिक्टेटर है चुनाव जीतने के बावजूद भी, जब यहां पर जैसा अभी पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो रहा है, सेना जो है इलेक्शन में हस्तक्षेप करती है, एक पार्टी का समर्थन करती है। अरे वहां पे हमेशा होता रहा। इसी तरह से जैसे सद्दाम हुसैन इराक में हुआ करता था, या अभी नॉर्थ कोरिया में जो वहां का शासक है, इन लोगों को वोट 90% से ऊपर पड़ती है। ये लोग भी चुनाव दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन इनके वोट प्रतिशत में कभी कमी नहीं आती। ये 97-98% वोट पाते हैं।
इससे साफ लगता है कि ये डिक्टेटर हैं और ये किस प्रकार से लोगों को डरा धमका करके, या पता नहीं चुनाव होता भी एक ने लोग जो को वोट डालने का हक भी मिलता है कि नहीं, ये गद्दी पर काबिज रहते हैं। वो शक्ति के बल पे शक्ति के बल पर जो सत्ता है उस पर काबिज रहते हैं। लेकिन जब भारतीय संदर्भ में बात करते, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यहाँ पे तो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। ज्योति बसु 30 साल तक, 3 दशक तक वो मुख्यमंत्री रहे, वो वामपंथी पार्टी के थे, लेकिन वो भी लोकतांत्रिक तरीके से चुन कर आते हैं। अगर आप चुने हुए सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, उनको अगर डिक्टेटर कहते हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश की न्यायपालिका, इस देश का इलेक्शन कमीशन, ये दोनों ही कंप्रोमाइज्ड है। कंप्रोमाइज का मतलब यहाँ पे ये है कि उन दोनों में ही कहीं ना कहीं खराबी है, या उन दोनों को किसी न किसी तरह से शक्ति के द्वारा प्रभावित किया गया है। अगर ऐसा है तो फिर भारत में कभी भी किसी भी पार्टी को, चाहे वो नेहरू जी रहे हो, कभी 50% वोट नहीं मिला है। अभी जो मोदी सरकार है, इसे भी सिर्फ 36-37% ही वोट मिला है। और इसका मतलब है कि यहां पर प्रतिरोध या सत्ता के विरोध में जाकर के वोट करने की आजादी है। यहां पर अभी भी, जैसा कि खुद विपक्षी पार्टियां कहती है कि 65% लोग जो हैं वो मोदी के साथ में नहीं है। तो जिस व्यक्ति के साथ में उस देश का 65% आबादी न हो, उसके खिलाफ वोट करता हो, उसे आप कैसे डिक्टेटर कह सकते हैं? उसे आप डिक्टेटर के लिए तो जरूरी है कि भाई उसके पास कम से कम 90% वोट हो। फिर आप दूसरा एक इल्जाम लगाते हैं कि ये जो है शक्ति के बल पर, संस्थाओं के बल पर राज्य सरकारों को गिरा देती है। हाँ, राज्य सरकार को गिराई गई है, लेकिन क्या ये पहली बार हो रहा है? दोस्तों, मनमोहन सिंह से लेकर के और पीछे आप चले जाइए नेहरू जी तक, जब जब कांग्रेस सत्ता में रही, उसने 100 बार 356 का इस्तेमाल किया, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया, और इसके जरिए उसने विपक्षी दलों के राज्य सरकार को गिराया है। तो उस समय जब वो सरकार, जो चुनी हुई सरकार हुआ करती थी, उसको जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री गिराया करते थे, तब तो देश में डिक्टेटरशिप नहीं आया। अभी जब कुछ जगहों पे, खास करके जो कहा जाता है कर्नाटक और महाराष्ट्र में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, जिसको ऑपरेशन लोटस के नाम से विपक्षी पार्टियां कहती हैं, के जरिए वहां पर सत्ता दल के और के जो एमएलए थे, उनको अपने पाले में ला करके या उनसे त्यागपत्र दिलवा करके वहां पर भाजपा ने अपनी सरकार बनाई। तो ये डिक्टेटरशिप हो गया। लेकिन 100 बार यही कांग्रेस पार्टी 356 का इस्तेमाल करके 100 बार, अर्थात 100 मुख्यमंत्रियों को जब वो सत्ता से बेदखल किया, तब डिक्टेटरशिप नहीं आई थी। उसके बाद में ये लोग खुद ही कहते हैं कि ये जो है थैले के बल पर, अर्थात पैसे दे करके जो एमएलए उनको अपने पाले में किया है। कोई डिक्टेटर किसी एमएलए को पैसा देगा, किसी विधायक को खरीदने की कोशिश करेगा? वो डिक्टेटर है भाई, वो तो सीधे उसको उठवा लेगा या मरवा देगा। अभी रूस में जो पुतिन ने अपने विपक्षी दल का, जो उसका विपक्ष का जो नेता था, उसके साथ क्या किया? यहां पर तो किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी ये करने की कोशिश नहीं की, और फिर भी यहाँ का जो भी प्रधानमंत्री वो डिक्टेटर है। और ये लोग बड़े चाव से, और इनके जो चमचे बेलचे टाइप के जो पत्रकार हैं, वो लोग बड़े ही शिद्दत से इसको लिखते हैं, डिक्टेटरशिप आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया। और इसी समय में ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो एमएलए थे या अन्य दल, महाराष्ट्र में अन्य दल के जो एमएलए थे, विधायक थे, उनको पैसे दे करके, पैसे का लालच दे करके, ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके उनको अपने पाले में करके भाजपा ने सरकार बना ली है। राजस्थान में अभी गहलोत सरकार थी, वहां पर बसपा के 6 विधायक थे। अब पता नहीं उसको जीतने के बाद, बसपा के टिकट पर जीतने के बाद एकाएक कांग्रेस से कौन सा प्रेम उमड़ आया, वो सबके सब कांग्रेस में शामिल हो गए।
अब भैया जो कांग्रेस के विधायक वो बिकते हैं और बसपा के विधायक क्या होते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। दरअसल ये हमारे लोकतंत्र की, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक सार्वभौमिक कमजोरी है। ये किसी एक दल तक सीमित नहीं है, ये किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। जब आप करें तो बड़ा अच्छा, मास्टर स्ट्रोक। और अगर बीजेपी कर दे, ओहो, ऑपरेशन लोटस चालू हो गया। ऑपरेशन लोटस के तहत इन लोगों के साथ में ऐसा हो गया। तो ये जो कहते हैं ना कि मैंने बर्दो गाभिन गइयो गाभिन, ये वाली कहावत जो है और ये वाली प्रथा कम से कम लोकतंत्र में नहीं चलता है। या तो हम सब गंदे हैं या तो हम सब अच्छे हैं। ये तो नहीं हो सकता कि एक अच्छा वही कर्म करके एक दल अच्छा हो जाए और दूसरा दल खराब हो जाए। ये तो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है। अब एक सीबीआई और ईडी, सीबीआई और ईडी का प्रयोग कर रही है सरकार। भाई साहब, इसी देश में नवीन पटनायक नाम का भी एक मुख्यमंत्री है उड़ीसा का। इसी देश में नीतीश कुमार बिहार के 15-18 साल से मुख्यमंत्री हैं और ये दोनों ही विपक्ष में जा, नवीन पटनायक तो हमेशा से विपक्ष में है, नीतीश कुमार भी विपक्ष में गए, आरजेडी के साथ में गए। कभी मोदी की औकात क्यों नहीं हुई कि इन लोगों के घर पे सीबीआई या ईडी को भेजता? इसके उलट एक और बात है, 14 से पहले यहां पे कांग्रेस की सरकार थी। तब कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, उन लोगों ने सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल, अगर भाजपा के लोग भ्रष्टाचारी थे उस समय, तो क्यों नहीं किया? इसका एक ही मतलब है कि आप भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रहे थे, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा हो रहा था, भाजपा के द्वारा हो रहा था। इसके उलट भाजपा जो है वो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित नहीं करना चाहती है, इसलिए वो इनके खिलाफ जो है एक्शन लेती है सीबीआई और ईडी के थ्रू। इसमें गलत क्या है? ये तो खुश होने की जरूरत है कि कांग्रेस जो है खुद तो भ्रष्टाचार करती ही थी, अपने जो विपक्ष में जो उसमें पार्टियां हुआ करती तो उसके भ्रष्टाचार पर भी आंख मूंद लिया करती थी। इसका मतलब तो यही है ना कि भाई हम सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल नहीं करते थे, मत कीजिए। अगर या तो भाजपा जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थी, इसलिए आपको मौका नहीं मिला सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करने, या इसके विपरीत आप प्रोत्साहित कर रहे थे। लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हमने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। भाई साहब, गुजरात के दंगा के बाद में मोदी मुख्यमंत्री था और उससे 12-12 घंटे की पूछताछ एसआईटी ने की थी। आपने अमित शाह जो आज गृह मंत्री है उसको एनजीओ और कुछ लोगों को खड़ा करके उसने आप राज्य निकाला, तड़ी पार करवा दिया था। तब आपके खिलाफ किसी ने कहा? उन दोनों को ही निचले कोर्ट अदालत से लेकर के जो सुप्रीम अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां से उनको बाइज्जत बरी किया गया। ये नहीं कहा गया कि साक्ष्य के अभाव में इनको बरी किया जाता है, बाइज्जत बरी किया गया। तो आपने जब ये तंग किया था तो आपको समझ में नहीं आया था कि एक दिन ऐसा भी आवेगा कि आपके खिलाफ भी वही कोड़ा चलेगा? और आज आपको डिक्टेटर पूरा दुनिया दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ जो डिक्टेटर होगा, आप किसी के नॉर्थ कोरिया में औकात है कि वो अपने शासक के खिलाफ कह दे कि डिक्टेटर है? वो छोड़िए, सद्दाम हुसैन जब इराक का राष्ट्रपति हुआ करता था, राजा हुआ करता था, किसी इराकी की औकात थी कि वो कह दे कि सद्दाम हुसैन डिक्टेटर है? और यहां मोदी को एक छुटभैया नेता जिसकी कोई औकात नहीं है, जो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव तो छोड़िए, अपने मोहल्ले का, अपने सोसाइटी का चुनाव जीतने काबिल नहीं है, वो भी टीवी पर बैठकर मजे से कहता है कि मोदी डिक्टेटर है। ये डिक्टेटर जिस देश का शासक डिक्टेटर होगा, ये उसकी पहचान है। किसी की हिम्मत होगी कि जाकर के टीवी डिबेट में कहा करे मोदी डिक्टेटर है और सब लोग मजे लें, उसकी मीम बनावें, उसको जो है सोशल मीडिया पर वायरल करें और उसके बाद अंत फिर से कहें कि मोदी जो डिक्टेटर है। ये डिक्टेटरशिप नहीं होता है दोस्तों। डिक्टेटरशिप वो होता है कि अगर आपने उसके खिलाफ एक शब्द कहा तो आपको उठा लिया जाएगा, आपको कारावास में डाल दिया जाएगा या फिर आपको गायब कर दिया जाएगा। अगर मापदंड है कि मोदी डिक्टेटर है, तो ममता बनर्जी के बारे में आप क्या कहेंगे? एक प्रोफेसर ने एक कार्टून बना करके
सोशल मीडिया पर डाल दिया, उसको 11 साल के बाद बरी किया गया है। एक दो दिन नहीं, 11 साल उसको जेल काटना पड़ा है। ये होती है डिक्टेटरशिप। लेकिन आपका जीव लड़खड़ाने लगेगा कि दीदी को आप डिक्टेटर कह दें। मैं नहीं कहता हूं दीदी को डिक्टेटर, क्योंकि वो 11 साल तक उसको जेल में न्यायालय कोर्ट के द्वारा कानूनों का हवाला देकर रखी थी। इसका मतलब यह है कि डिक्टेटर वो नहीं है जो कानून के सहारे किसी को जेल में या कारावास में रखता है। डिक्टेटर वो है जो आपको कानून के द्वारा नहीं, कानून के माध्यम से नहीं, सीधे आपका गर्दन पकड़ेगा और उठा करके जेल में डाल देगा। और लोगों की औकात नहीं होगी कि उसके खिलाफ रोड पे प्रदर्शन करें या फिर उसके खिलाफ टीवी डिबेट में जाकर के अनर्गल बातें किया करें उसके खिलाफ। मोदी के खिलाफ आप जो गोदी मीडिया कहते हैं, जाइए किसी भी डिबेट में, शाम में 5 बजे से लेकर के रात में 11 बजे तक आप किसी भी चैनल को खोलिए, आपको एक या दो चुटभैया नेता प्रवक्ता के नाम पे मोदी को गाली बकते रहता है। क्या आपने सुना है कभी कि मोदी ने इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? या जो अपने को बड़े सेकुलर, तटस्थ, ईमानदार पत्रकार कहते हैं, वो यूट्यूब पे खुलेआम सबको पता है कि ये इनका फाइनेंशियल बैकअप क्या है या ये कहाँ से रुकड़ा पाते हैं। वो प्रतिदिन मोदी के खिलाफ वीडियो बनाता है। कितनों को सेंसर किया जाता है, कितनों को हटाने के लिए बाध्य किया जाता है। जब तक कि आप देश के खिलाफ उसमें कोई बात नहीं करते हैं, तब तक आपके वीडियो को यूट्यूब से हटाया नहीं जाता है। जब तक आप मोदी को गाली देंगे तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन आप देश के खिलाफ बात करेंगे तब उस वीडियो को हटाया जाता है। सरकार हटवाती है। अगर आप पाकिस्तान परस्त, चाइना परस्त अगर बातें करेंगे तो आपके वीडियो को हटाया जाएगा, जिसका मैं समर्थन करता हूं कि ऐसा होना चाहिए। अभी कल एक बड़े इंटेलेक्चुअल हुआ करती हैं, मिस कॉल हैं, उनको कर्नाटक सरकार ने अपने यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था। मोदी ने उसको एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया। मैं इसका समर्थन करता हूँ। नताशा कॉल को, उस व्यक्ति का नाम है, उस महिला का नाम है नताशा कॉल। वो कश्मीर की रहने वाली है और वो विदेशों में जो कश्मीरी आतंकवादी हैं, जो अलगाववादी हैं, उसके समर्थन में ये घूम करके सभी जगहों पे, सभी कॉन्फ्रेंसों का, जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें ये बात किया करती हैं। अब सोचिए कि उस व्यक्ति को, एक तो कांग्रेस की मति मारी गई है कि इलेक्शन 2 महीना बाद है, और ये कर्नाटक सरकार जो है उसको, जो घोषित है कि ये भारत विरोधी है, उसको अपने यहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस में इनवाइट करती है। तो अब यहाँ पे किसको गलत कहा जाए? कर्नाटक सरकार को, कांग्रेस सरकार को, या मोदी को, जिसने उसको एयरपोर्ट से डिपोर्ट करवा दिया? बोला भारत में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो देश के खिलाफ बातें करे। आप मोदी को गाली बकिए, वेरी गुड। मोदी डिक्टेटर है, लोकतंत्र का दुश्मन है, मौत का सौदागर है, पनौती है, आपको जो कहना है कहिए। क्या कभी भी इन वक्तव्यों के खिलाफ, बोलने वाले के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की गई है? नहीं की गई है। आप सोचिए कि राहुल गांधी घूम करके चौकीदार चोर है, राफेल, ये नारा लगाते रहे। कभी मोदी ने इनकी बातों का नोटिस भी लिया है? नहीं लिया है। इसीलिए जो अभी नया कानून लाया गया है, जो पूरे का पूरा रिफॉर्म कर दिया गया कानून में, आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में, उसमें क्या कहा गया है? अब तक जो राजद्रोह की बात होती थी, देशद्रोह की बात होती थी, ये 2 टर्म है। राजद्रोह ये है कि आप जो ही शासक के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा, आपको दंडित किया जाएगा, आपको उठाकर जेल में डाला जाएगा। ये ब्रिटिश कानून था, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश राज था। तो उस राज के खिलाफ अगर बोलेंगे तो उसको राजद्रोह मान करके आपको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। अब जो बदलाव किया गया है, राजद्रोह को हटा करके उसके जगह पे देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया। अर्थात अब अगर आप अपने देश के जो भी सत्ताधारी, जो भी शासक, जैसे अभी मोदी हैं, पहले मनमोहन सिंह थे, इंदिरा गांधी थी, इनके खिलाफ आपको छूट है, आपको जो बोलना है बोलिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
लेकिन जो ही आप भारत देश के खिलाफ बात करेंगे तब आपको दंडित किया जाएगा, तब आपको कारावास में डाला जाएगा। तो जो डिक्टेटर होगा, मोदी डिक्टेटर है, वो इस तरह के कानून में बदलाव करेगा, वो इस तरह के लोगों को छूट देगा कि तुम मुझे गाली बको, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। दरअसल दोस्तों होता क्या है, ये बहुत ही बड़ा, मैंने जो बोलते हैं लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, ध्रुव राठी उसका हिस्सा है। ये जर्मन में रहता है और ये इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, इतनी ऑथेंटिक बातें करता है। ध्यान से सुनिएगा, कल 25 तारीख को केजरीवाल को इसी के एक 2018 के वीडियो, 2018 में भी एक वीडियो इसने बनाया था क्योंकि 19 में चुनाव था लोकसभा का, तो उसमें भी इसने एक वीडियो बनाया था। उसको केजरीवाल ने रीट्वीट किया था, रीपोस्ट किया था। उसके लिए कल जाकर के ये अदालत में माफी मांगा है, कहा बाय मिस्टेक हमने ये गलती कर दी। अब आप समझ लीजिए कि ध्रुव राठी कितना विश्वसनीय है और कितना ऑथेंटिक बातें करता है, कितना तथ्यात्मक बातें करता है कि जिसने उसको रिपोस्ट किया था, रिपोस्ट करने वाला कोई मंगरा बुधवा नहीं है, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है केजरीवाल। उसको कल अदालत में जाकर के माफी मांगना पड़ा है कि मैंने गलती की है। उसने एक्सेप्ट किया कि हमने गलती की है, लेकिन अगर वो जिसने उसके खिलाफ केस किया है वो व्यक्ति अगर ना माने, इनके माफी को स्वीकार ना करे, तो आपको बता रहे हैं दोस्तों, शराब घोटाला तो बहुत दूर की बात है, जल बोर्ड घोटाला बाद की बात है, उससे पहले इसको उठा करके जेल में डाला जाएगा क्योंकि उसने क्रिमिनल डिफेमेशन का केस किया है। उसने कहा कि इसने देश के खिलाफ जाकर के ये रिपोस्ट किया है। तो अब जो सो ध्रुव राठी की विश्वसनीयता पे कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि मैं क्यों उसके बारे में कुछ कहूं जब अदालत खुद ही, जो इकोसिस्टम के महान मुख्यमंत्री केजरीवाल को माफी मांगना पड़ रहा है, तो हम और आप कौन होते हैं। तो दोस्तों ये डिक्टेटर, ये शब्द जो है ना, जब हम लोग छोटे हुआ करते तो ये अंग्रेजी के एक शब्द सीख लिया करते थे, तो उसको हर जगह बोला करते थे। भारत में अभी सबके सब जो है, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो बच्चा हो गया है। उसने एक शब्द सीख लिया है, लोकतंत्र खतरे में है, दूसरा है डिक्टेटरशिप। और ये कहीं भी किसी भी जगह पे मुद्दा कुछ भी हो, उसमें ये इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल धरले से करते हैं और ये करते रहेंगे, ये करते रहेंगे। और एक और चीज बता दूं दोस्तों, ऐसा नहीं कि मोदी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन शब्दों का इस्तेमाल जो है अतीत में इंदिरा गांधी के खिलाफ भी होता रहा, उसका मनमोहन सिंह के खिलाफ तो डिक्टेटर शब्द कोई नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि वो उस लायक नहीं थे, क्योंकि वो खुद अपनी बात नहीं रखते थे, उनके पीछे चाबी। लेकिन ये हमेशा से भारत में पहले एक और शब्द हुआ करता था दोस्तों, विदेशी शक्ति का हाथ। कम से कम वो शब्दावली अभी जो है देश के विमर्श से बाहर हो चुका है। नहीं तो देश में कुछ भी हो, इंदिरा गांधी के समय में और राजीव गांधी से कुछ भी देश के खिलाफ कुछ भी, इसमें विदेशी शक्ति का हाथ है। क्योंकि भारत खुद ही पावरफुल हो चुका है, तो अब वो ये शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होता है, उसके जगह पर अब ये लोकतंत्र खतरे में है। और इसमें विदेशी अखबार, इस तरह के क्रियाकलापों में विदेशी अखबार का विशेष योगदान रहता है। पता नहीं उनको इससे क्या, किस तरह की खुशी मिलती है, या कहीं से इसके लिए भी उनको पैसा मिलता है। क्योंकि भारत में होने वाले आज के तारीख में हर आंदोलन के पीछे शक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% में सही बात करूँ, लेकिन शक है कि कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर तो होता ही है। तो दोस्तों, डिक्टेटर मोदी की जय कहते हुए आज का अंक समाप्त करता हूं। और मैं चाहता हूं कि देश को हमेशा हर युग में एक ऐसा डिक्टेटर मिले जो देश की बात करे, देश की भलाई की बात करे, देश के उत्थान की बात करे, हमारी और आपकी बात करे। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।